नमस्कार दोस्तों, बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग डेली करंट अफेयर में चर्चा करेंगे 2 जनवरी 2021 के समाचार पत्रों में से, जो आपके आगामी परीक्षा, चाहे वह सीएचएसएल हो, एसएससी हो, एनटीपीसी हो, दिल्ली पुलिस हो, बिहार एसआई, यूपीएसआई, राजस्थान पुलिस, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यह लाभदायक सिद्ध होगी। इसके साथ साथ स्टेट सर्विसेज में भी यह आपकी मदद करेगी। और इसके पहले सबसे पहले आप लोगों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। यह नव वर्ष आप लोगों के लिए ढेर सारी अवसर और आप लोग सफलता प्राप्त करें, यही मैं कामना करता हूं। तो आइए एक एक करके चर्चा करते हैं। आज का पहला जो सेगमेंट है नेशनल अफेयर्स में, राष्ट्रीय मामलों में पहला टॉपिक है अपग्रेडेड आईआरसीटीसी वेबसाइट लॉन्च्ड। तो दोस्तों, अभी हमारे देश के जो रेल मंत्री हैं, कौन हैं? पीयूष गोयल, ये भी ध्यान रखेंगे। तो भारतीय रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, ध्यान रखना, इसका भी फुल फॉर्म आप लोगों की परीक्षा में आ सकता है। तो यह कैटरिंग एवं टूरिज्म कॉरपोरेशन की जो ई टिकटिंग वेबसाइट को अपडेट किया गया है, इसका वर्जन को लॉन्च किया है, नेक्स्ट जनरेशन इसका नाम दिया गया है दोस्तों। इससे पहले 2014 में अगली पीढ़ी की ई टिकटिंग प्रणाली लॉन्च की गई थी। तो इसमें बहुत सारे नए फीचर्स जुड़ गए हैं दोस्तों। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि यह 1 जनवरी यानी कल से ही लागू हो गया है। इसके लिए वही पुरानी डोमेन जो है www.irctc.co.in पर आप लॉग इन कर सकते हैं। नई वेबसाइट को नेक्स्ट जनरेशन नाम दिया गया है। तो आईआरसीटीसी की नई वेबसाइट को लेकर दावा किया जा रहा है कि तत्काल टिकट की बुकिंग के दौरान एन मौके पर जैसे वेबसाइट हैक नहीं होगी। पहले क्या होता था, वेबसाइट हैक हो जाती थी, बड़ी समस्या होती थी। ऐसे में इसके अलावा यह भी दावा कर रही कि 1 मिनट में 10,000 टिकटों की बुकिंग की जा सकेगी। 6 करोड़ यूजर्स वेबसाइट पर रजिस्टर्ड हैं। अब एक साथ 5 लाख लोग लॉगिन कर सकेंगे। पहले यह संख्या मात्र 40,000 थी दोस्तों। तो यह नई वेबसाइट कब से लॉन्च हो गई है? न्यू ईयर से ही। तो एक तरह से कह सकते हैं कि रेलवे की तरफ से एक नया तोहफा है। वर्तमान में 83% रेलवे टिकटों की बुकिंग आईआरसीटीसी की वेबसाइट से हो रही है, लेकिन सरकार की मंशा है कि इसे हम 100% करें। इसी वजह से आईआरसीटीसी की वेबसाइट के अपग्रेडेशन को लेकर लगातार काम हो रहा है और नई वेबसाइट इसी प्रयास का एक हिस्सा है जो अभी लॉन्च हुई है। ह्यूज वाइल्ड फायर एट जूको वैली एट मणिपुर नागालैंड बॉर्डर। दोस्तों, मणिपुर और नागालैंड बॉर्डर पर स्थित ये जो जूको घाटी है, यहाँ पर जंगल की आग ने यहाँ के पर्यावरण को अवक्रमित कर दिया है, भारी नुकसान पहुंचाया। आप देख सकते हैं ये आग लगी हुई है। तो इसमें फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया 2020 की जो रिपोर्ट आई है, तो भारत में सबसे ज़्यादा जो जंगल की आग की चपेट में है राज्य, वो है छत्तीसगढ़, मिजोरम, मणिपुर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। यह सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य हैं दोस्तों। जो इसमें जो पता लगाता है वो है मोडिस, MODIS और VIIRS उपकरणों द्वारा, यानी उपग्रहों पर स्थापित है यह, द्वारा एक जंगल की आग का इससे पता लगाया जाता है। इसकी सूचना किसको दी गई? भारतीय वन सर्वेक्षण को, यानी FSI, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया को दी गई है। FSI डिजिटाइज सीमाओं को ध्यान में रखते हुए डाटा का विश्लेषण करता है और सही जानकारी विभाग को देता है। अब बात आती है कि मोडिस क्या है। तो मोडिस का फुल फॉर्म है मॉडरेट रेजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर, ये भी ध्यान रखना दोस्तों। और यह नासा का उपकरण है। और VIIRS में क्या है? विजुअल इंफ्रारेड इमेजिंग रेडियोमीटर स्वीट। तो यह जो है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार मोडिस ने भारत में 29,547 आग की घटनाओं का पता लगाया है। मोडिस उपकरण को नासा के 2 उपग्रहों टेरा और एक्वा में रखा गया है। उसी तरह से VIIRS को सुओमी NPP उपग्रह पर रखा है, ये भी नासा से संबंधित है। तो ये सब क्या होता है दोस्तों? उपग्रह के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त करते हैं कि कौन सा क्षेत्र कहाँ पर ज़्यादा जंगल की आग वाला प्रभावित क्षेत्र है। जैसा कि आप देखिए कि जंगल की आग से भारत ही नहीं, पूरा वैश्विक स्तर पर देश परेशान रहते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा अमेजन के जंगल में, यानी वर्ल्ड का 20% ऑक्सीजन का अवशोषण, ऑक्सीजन का वहन करते हैं यह अमेजन के जंगल, और वहां पर आग लगी हुई थी।
थी। हालांकि वहां के राष्ट्रपति पर भी यह आरोप लगाया जा रहा था। इसी तरह से आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया के कई द्वीप नष्ट हो गए जल करके। कंगारू आइलैंड पर बहुत ज़्यादा मात्रा में आग लगी, जिसकी वजह से बहुत सारे जीव जंतु और वनस्पति नष्ट हो गए। तो इस तरह से जंगल की आग इसके प्राकृतिक और मानवीय कारण दोनों हैं दोस्तों। ये भी ध्यान रखेंगे, जैसे प्राकृतिक कारणों में क्या होता है, जैसे तापमान अधिक होता है तो आपस में टकराहट से भी, या उधर से रेलवे क्रॉसिंग वगैरह भी जाती है। कुछ मानवीय कारक हैं, जैसे मानवीय कारकों में लोग जला करके बीड़ी या सिगरेट वगैरह पी करके वहाँ पर वह बुझाते नहीं, उसको फेंक देते हैं और धीरे धीरे आग पकड़ते हुए विशालकाय रूप ले लेती है। इसी तरह से प्राकृतिक और स्थानीय और साथ साथ कह सकते हैं मानवीय कारणों के कारण यह बड़ी समस्या पूरी वैश्विक समस्या का रूप ले चुकी है। अमेज़न के जंगलों में जब आग लगी हुई थी, पूरा यूरोपीय देश इससे परेशान हो गया और वह मदद के लिए आगे आ गया था। हालांकि ब्राज़ीलियन राष्ट्रपति ने वहाँ पर उन्होंने कहा कि यह समस्या हम खुद ही निपटा लेंगे, क्योंकि यह हमारे संप्रभुता को सीधे सीधे चेतावनी होगी। ऐसे में हम इस तरह की घटनाओं को हम स्वयं ही देख लेंगे, इस पर यूरोपीय देश हस्तक्षेप ना करें। हालांकि यह सिर्फ और सिर्फ ब्राज़ील की बात नहीं है, यह पूरे वैश्विक स्तर की बात है, क्योंकि यह जो अमेज़न के जंगल हैं पूरे विश्व के लिए लाभदायी सिद्ध होते हैं। इसीलिए अमेज़न के वर्षा वन, या कह सकते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्षेत्र को विश्व का फेफड़ा कहा जाता है, लंग्स कहा जाता है, याद रखेंगे दोस्तों। तो इसलिए जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित बैठकों में इसकी भी चर्चा की जाती है। तो इस तरह से आप विश्व के प्रमुख देशों साथ साथ भारत भी इस समस्या से निपटने के लिए नित नए प्रयोग करते रहता है। जैसे कि आपने देखा कि नासा की यह जो मोडिस और VIRS यह रिपोर्ट देती है हमारे भारतीय वन सर्वेक्षण को, और फिर वह उसको डिजिटल फॉर्म में वह विभाग को सौंपता है। तो यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। पूछ लेगा किस घाटी में आग लगी हुई है, तो जूको घाटी है। यहाँ पर ही थोड़ा सा मैंने दोनों, चूंकि मणिपुर और नागालैंड की सीमा पर है, तो यहाँ पर हमने मणिपुर का भी मैप दे रखा है, साथ साथ में ये देखिए नागालैंड का है और ये मणिपुर का है। इसी के साथ साथ जैसे अब मणिपुर की कैपिटल इम्फॉल है, नागालैंड की कोहिमा है, दोनों एक साथ दे दिया है। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह हैं, कहाँ, मणिपुर के, और नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो हैं, RN रवि। यहाँ पर इसको ठीक कर लीजिए, सॉरी, RN रवि यह जो है राज्यपाल हैं नागालैंड के। नजमा हेपतुल्ला यहाँ की गवर्नर हैं, कहाँ की, मणिपुर की। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये म्यांमार को स्पर्श कर रहा है नागालैंड, जैसा कि आपको पता ही है, मैंने बताया भी था। यहाँ पर नागा की पहाड़ियाँ हैं, पटकुई बूम हिल है, और यह नागालैंड और म्यांमार की सीमा पर स्थित सारामती चोटी है, जो कि नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी है, 3926 मीटर ऊंची है दोस्तों। और इधर अराकान योमा की पहाड़ियाँ हैं म्यांमार, तो यानी इस तरह से कह सकते हैं यह टच करता है। और दोस्तों यहाँ पर 16 प्रकार की जनजातीय समूह हैं, जैसे कि अंगामी है, हेड हंटर्स है, कोन्याक है, सेंगटेम है, नागा है, कुकी है, ये सब जनजातियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं दोस्तों। इसी तरह से मणिपुर देखिए, मणिपुर ऊपर नागालैंड को स्पर्श कर रहा है, साथ साथ म्यांमार को भी कर रहा है। तो इसी सीमा पर स्थित यह जूको घाटी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है कोविशील्ड वैक्सीन। दोस्तों नए साल पर नई सौगात, यानी कोरोना वायरस से निपटने के लिए वैक्सीन दोस्तों आ गई है, और पहली वैक्सीन जो लॉन्च की जा रही है उसका नाम है कोविशील्ड। इसकी चर्चा अब हम लोग कई बार कर चुके हैं वैसे। अब देखिए इसमें यहाँ पॉइंट स्टेप बाय स्टेप दिया है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, यानी वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस की सतह पर कील की तरह खड़े स्पाइक प्रोटीन के लिए जीन का चयन किया है, उन्हें नुकसान न पहुंचाने वाले वायरस में समाहित कर दिया ताकि वैक्सीन तैयार की जा सके। इस तरह से आप देख सकते हैं इसे मरीजों को लगाया जाएगा, यहाँ पर दिखाया जा रहा है। वैक्सीन कोशिकाओं में प्रवेश करती है और स्पाइक प्रोटीन का निर्माण शुरू करती है, शरीर की इम्यून प्रणाली प्रतिक्रिया देती है, एंटीबॉडी का निर्माण होता है और टी सेल सक्रिय हो जाती हैं ताकि स्पाइक प्रोटीन वाली कोशिकाओं को नष्ट किया जा सके। अब स्पाइक प्रोटीन यहाँ पर देख रहे हैं, टी सेल्स, एंटीबॉडी। ये वैक्सीन लगने के बाद यदि कोई व्यक्ति वायरस के संपर्क में आता है तो एंटीबॉडी टी सेल के साथ मिलकर उसका मुकाबला करेगी। तो दोस्तों देश के में नए साल के पहले ही दिन कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल को लेकर नई सौगात मिल गई है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की विषय विशेषज्ञ समिति ने सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी की सिफारिश की है, और यह जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्रेजेनेका द्वारा विकसित वैक्सीन भारत में कई कारणों से यह कारगर सिद्ध होगी। दोस्तों इसमें अब देखिए ये इफेक्ट कैसा रहेगा इसका, इस
वैक्सीन का, तो 62% प्रभावशाली थी, लेकिन बाद में इसकी प्रभावशीलता को बताया जा रहा है कि 90% से अधिक हो जाएगी। और यह ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो सीरम इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं आधार पूनावाला ने कहा है कि हम दोनों खुराक के मध्य कुछ वक्त लेते हैं और यह 90 से 95% तक प्रभावी है। और दोस्तों, भारत में वैक्सीन लगाने का जो शुरुआती लक्ष्य है वह 30 करोड़ लोगों का है। इसमें सबसे पहले जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, हेल्थ वर्कर्स, उनको लगाई जाएगी। फिर उसके बाद 50 साल से अधिक लोगों के लिए और जो अन्य बीमारियों से जूझ रहे लोगों को इस वैक्सीन की खुराक दी जाएगी। तो ये ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है, साधारण सर्दी के वायरस के कमजोर वर्जन यानी एडेनो वायरस पर आधारित है। इसके कारण चिंपांजी संक्रमण का शिकार होते हैं। इस वायरस की जेनेटिक इंजीनियरिंग के बाद इसे मानव शरीर में प्रवेश कराया जाता है, जिससे इस प्रकार का प्रोटीन बनता है और एंटीबॉडी तैयार होता है, जैसा कि मैंने ऊपर ही बताया। तो ट्रायल में सामने आया है कि जिन लोगों को वैक्सीन दी गई थी उनमें टी सेल बने हैं और यही जो है इसके प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएंगे और इससे जो है इस कोरोना नामक महामारी से लड़ने में सक्षम होंगे। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों में दोस्तों। आज हम लोग अपने पड़ोसी देश के बीच यानी हर साल की 1 जनवरी को समझौते के तहत एक समझौता हुआ था। वो कब हुआ था दोस्तों, ये ध्यान रखना, 31 दिसंबर, यानी समझौते पर हस्ताक्षर कब हुआ था, 31 दिसंबर 1988 को। यानी भारत और पाकिस्तान के राजनयिकों ने परमाणु प्रतिष्ठानों और भारत पाकिस्तान के बीच परमाणु प्रतिष्ठानों के खिलाफ हमले पर समझौते के तहत सुविधाओं की सूची का आदान प्रदान करते हैं। और ये कब करते हैं, 1 जनवरी को करते हैं। ये ध्यान रखना, हर साल। और यह पहली बार किया गया था 1992 में, ये भी ध्यान रखना दोस्तों। तो यह याद रखना, हस्ताक्षर कब किया गया था, 1988 में। यह प्रभावी हुआ 91 को कैसे लागू किया गया था और पहली बार दोनों देशों ने 1 जनवरी 1992 को हस्ताक्षर किया था। तो ये हर साल होता है। तो इस तरह से यह भी छोटी खबर है लेकिन महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे, ईयर पूछ सकता है। अब बढ़ते हैं, सीरिया वॉर किल्ड 6800 इन 2020 इन लोएस्ट एनुअल टॉल। यानी दोस्तों, इस बार 2020 में देखा जाए, क्योंकि यह युद्ध जो चल रहा है 2011 से यह संघर्ष चल रहा है, तो ऐसे में सबसे कम इस बार मात्र 6800 लोग मारे गए हैं। तो सीरियाई संघर्ष ने 2020 में कम से कम 68 लोगों के जीवन का जो दावा किया है, लगभग 1 दशक पहले शुरू हुए सबसे कम वार्षिक मृत्यु है, यानी सबसे कम मृत्यु हुई है 1 वर्ष में। तो सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार जैसे 2019 में 10,000 से अधिक लोग मारे गए थे। तो सबसे घातक वर्ष जो था वो 2014 था, जब ब्रिटेन स्थित संगठन के अनुसार 76,000 से अधिक लोगों की मृत्यु 2014 में हुई थी। और इसकी शुरुआत से लेकर कुल मिलाकर अभी तक 3,87,000 लोग मारे जा चुके हैं। सोचिए, यह जो संघर्ष लगातार 2011 से चल रहा है सीरिया में। तो दोस्तों, सरकार विरोधी प्रदर्शनों के क्रूर दमन के बाद 2011 में जो लड़ाई शुरू हुई वह 2020 में बड़े पैमाने पर समाप्त हो गई, क्योंकि उत्तर पश्चिम सीरिया में युद्ध विराम आयोजित किया गया था और कोविड-19 महामारी पर भी इसे ध्यान दिया गया था। यही कारण है कि इस बार कम मृत्यु हुई है। सीरिया आधिकारिक रूप से सीरियाई अरब गणराज्य यानी दक्षिण पश्चिम एशिया का एक राष्ट्र है। इसके पश्चिम में लेबनान है, मेडिटेरियन सी को भी टच करता है यानी भूमध्य सागर। दक्षिण पश्चिम में इसके इजराइल है, दक्षिण में जॉर्डन है और पूरब में इराक तथा उत्तर में टर्की है। तो इजराइल तथा इराक के बीच स्थित होने के कारण यह मध्य पूर्व का एक महत्वपूर्ण देश माना जाता है दोस्तों। तो इसको जो स्वतंत्रता 1946 में फ्रांस से स्वाधीनता मिलने के बाद यहाँ के शासन में बाथ पार्टी का प्रभुत्व रहा है और 1963 से यहाँ आपातकाल लागू है, जिसके कारण 1970 के बाद से यहाँ के शासक असद परिवार के लोग होते हैं। तो इसमें जो है, जैसे थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि इस समय कौन है, बशर अल असद हैं इसके प्रेसिडेंट और इसकी कैपिटल है दमाकश और यहाँ की करेंसी है सीरियन पाउंड। दोस्तों, ये देख रहे हैं सीरिया है यहाँ पर, ये इराक टच कर रहा है, जॉर्डन कर रहा है, नीचे बताया था इजराइल है, ये भूमध्य सागर है और ऊपर टर्की है दोस्तों। तो यह क्षेत्र, यहाँ पर आईएस का कब्जा है, इस्लामिक स्टेट यहाँ पर पूरी तरह से 2011 से तबाही मचाया हुआ है। तो यह ध्यान रखेंगे। और ये कैपिटल है इसकी दमाकस। ये देख रहे हैं लेबनान है, इसकी कैपिटल बेरूत है। ये सब देश इसको स्पर्श करते हैं। अब बढ़ते हैं, नेक्स्ट है वेरियस नेशनल इंटरनेशनल पर्सनालिटी न्यूज में। दोस्तों, आज हमने दोनों राष्ट्रीय व्यक्तित्व को लिया है। सोमा मंडल का चित्र आपको दिख रहा होगा। तो सोमा मंडल जी हैं, ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला है। पहले वह सेल की निदेशक वाणिज्य थी।
और मंडल ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी राउरकेला से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 1984 में स्नातक किया है। उन्होंने स्नातक इंजीनियर प्रशिक्षु के रूप में अपना कैरियर शुरू किया था। फिर नालको के निदेशक बन गई थी। 2017 में सेल के निदेशक के रूप में वह शामिल हुई थी। अब मंडल ने अनिल कुमार चौधरी की जगह ली है, जो विभिन्न भूमिकाओं में 36 वर्षों तक कंपनी की सेवा के बाद बृहस्पतिवार को सेवानिवृत्त हुई हैं। तो उनकी जगह ये कौन आ गई हैं? सोमा मंडल। और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 24 जनवरी 1973 को हुई थी। तब कंपनी अधिकृत पूंजी 20 अरब थी। 1978 में सेल का पुनर्गठन किया गया, इसे एक परिचालन कंपनी बनाया गया और यह भारत की सर्वाधिक इस्पात उत्पादन करने वाली कंपनी है और यह पूर्णतः एकीकृत लोहे और इस्पात का सामान तैयार करती है। दोस्तों, अब बढ़ते हैं दूसरे जो महत्वपूर्ण शख्सियत हैं, सुनीत शर्मा, अपॉइंटेड एज चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड। दोस्तों, इस तरह के प्रश्न खूब आ रहे हैं एनटीपीसी में, तो इसे ध्यान रखेंगे, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। तो हाल ही में सुनीत शर्मा को रेलवे बोर्ड का चेयरमैन और सीईओ नियुक्त किया गया है। उन्हें विनोद कुमार, इससे पहले कौन थे? विनोद कुमार यादव थे। तो सुनीत शर्मा 1978 बैच के स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस ऑफिसर हैं। इससे पहले वो पूर्वी रेलवे में जनरल मैनेजर के रूप में कार्यरत थे। तो इस तरह से उन्होंने आईआईटी कानपुर से अपनी पढ़ाई की। वे मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट हैं। उन्होंने 40 वर्षों तक रेलवे में विभिन्न पदों पर कार्य किया है। तो इनका नाम सिर्फ याद रखिएगा कि कौन अब सीईओ बना है, तो सुनीत शर्मा जी बने हैं। अब बढ़ते हैं बैंकिंग और वित्त संबंधी समाचारों में। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर है कि बाजार पूंजीकरण के लिहाज से देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने साल 2020 में 47,000 करोड़ रुपए से ज्यादा धन जुटाया है। लेकिन रिलायंस के मालिक मुकेश अंबानी को पछाड़कर चीन के वाटर किंग, याद रखना वाटर किंग कहे जाने वाले उद्योगपति झोंग शानसान एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। दोस्तों, दिस मेक्स हिम द 11th रिचेस्ट पर्सन ऑन द अर्थ, यानी पृथ्वी के सबसे 11वें सबसे अमीर व्यक्ति इनको बना दिया गया है। कहने का मतलब है अंबानी को पीछे छोड़ दिया है। झोंग शानसान की कुल संपत्ति 70.9 अरब डॉलर से बढ़कर 77.8 अरब डॉलर हो गई है। यानी उन्होंने चीन के सबसे अमीर व्यक्ति और अली बाबा के जैक मा, ये भी ध्यान रखना दोस्तों, उनको पछाड़ दिया। और शान बोतल बंद पानी और कोरोना का टीका बनाने जैसे कारोबार से जुड़े हुए हैं। अब बढ़ते हैं पुस्तकें और पुरस्कारों में। कल जो है आप देख सकते हैं हमारे देश में आरएसएस संस्था है जो लगातार कार्य करती रहती है। तो उसके प्रमुख हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने दिल्ली के गांधी शांति प्रतिष्ठान में एक पुस्तक का विमोचन किया। इस किताब में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को हिंदू देशभक्त बताया। हालांकि थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हुई, विपक्ष ने इसका विरोध भी किया, जिसमें से असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर सबसे ज्यादा उन्होंने विरोध किया। तो हमें यहाँ पर विरोध या इसमें समर्थन से मतलब नहीं है, यहाँ पर इस किताब का नाम याद रखना है। तो पुस्तक का नाम क्या है? द मेकिंग ऑफ ए ट्रू पैट्रियट, बैकग्राउंड ऑफ गांधीज हिंद स्वराज। तो इट इज रिटन दैट महात्मा गांधी वॉज द ग्रेटेस्ट हिंदू पैट्रियट ऑफ आवर टाइम। यानी इस किताब में जो लिखा गया है कि महात्मा गांधी हमारे समय के सबसे बड़े हिंदू देशभक्त थे। 1000 पन्नों की यह किताब मुख्यतः गांधी जी के 1891 से 1909 के बीच लिखे लेखों पर यह आधारित है और इसमें गुजराती में लिखी उनकी हस्तलिपि भी शामिल है। और यह किताब सेंटर फॉर पॉलिसी स्टडीज के संस्थापक निदेशक जेके बजाय और संस्थापक चेयरमैन एमडी श्रीनिवास ने लिखी है। यह ध्यान रखना, यह पुस्तक किसने लिखी है? एमडी श्रीनिवास और जेके बजाय, ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों खेल समाचारों में। छोटी खबर है लेकिन इंपॉर्टेंट खबर है, काफी चर्चा में आ गए हैं। रोहित शर्मा, इनको उप कप्तान बनाया गया है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टेस्ट से पहले। ध्यान रखना दोस्तों, इस जो टेस्ट मैच की श्रृंखला चल रही है, कभी कभी ये भी प्रश्न आ जाता है इस ट्रॉफी का नाम क्या है? तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, हमारे देश के सुनील गावस्कर का नाम सुना होगा। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया के एलन बॉर्डर, महत्वपूर्ण खिलाड़ी, तो इन दोनों के नाम से इस ट्रॉफी को जाना जाता है। तो बचे 2 टेस्टों के लिए इनको उप कप्तान बनाया जा रहा है। हालांकि वर्तमान में रोहित शर्मा भारतीय वनडे और टी20 टीम के उप कप्तान भी हैं। तो कप्तान विराट कोहली के पैटर्निटी लीव पर
भारत लौटने के बाद अजिंक्य रहाणे को टीम का कार्यवाहक कप्तान बनाया गया और मेलबॉर्न में खेले गए बॉक्सिंग डे टेस्ट में पुजारा को उप कप्तान नियुक्त किया। चेतेश्वर पुजारा बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं, तो उनकी जगह अब रोहित शर्मा को बनाया गया है दोस्तों। अब बढ़ते हैं लेट अस टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट फैक्ट में दोस्तों। आज हम बात करेंगे उत्पादन की। तो दोस्तों यह फाओ की रिपोर्ट के आधार पर ध्यान रखना, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो फाओ रिपोर्ट प्रस्तुत करती है उसी को हम लोग एथेंटिक मानते हैं। तो एक एक करके आइए आज हम विश्व के आंकड़े देखते हैं। जैसे चावल है, तो दोस्तों धान जो पैडी जिससे चावल बनाया जाता है, चावल प्रोसेस करके निकाला जाता है, तो चावल के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान चीन का है, दूसरा स्थान हमारे भारत का है और तीसरा स्थान इंडोनेशिया का है। दोस्तों चावल एक उष्णकटिबंधीय जलवायु की फसल है, यानी इट इज ए ट्रॉपिकल क्लाइमेट क्रॉप। ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसके लिए 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, 21 टू 27 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए और यह खासकर मैदानी क्षेत्रों में, नदी घाटी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, जैसे हमारे यहाँ गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी। यही कारण है कि पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, यह सब नदी घाटियों, फिर जैसे दक्षिण में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु कावेरी और गोदावरी कृष्णा डेल्टा में भी चावल का उत्पादन होता है। तो इसी तरह से चीन सबसे प्रथम स्थान है, वहाँ भी वांगहो सिक्यांग नदियाँ बहती हैं, याद रखें यांगटीसी क्यांग नदियाँ बहती हैं, तो उन नदी घाटी क्षेत्रों में चावल का उत्पादन किया जाता है। इसी तरह से इंडोनेशिया भी चावल, चूंकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो वहाँ भी चावल, थाईलैंड में भी चावल होता है, प्रमुख निर्यातक देशों में से एक हैं ये सब। इसी तरह से गेहूं में दोस्तों यह टेम्परेट क्लाइमेट क्रॉप है, या शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा है दोस्तों। जब बोते समय 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए, काटते समय यानी हार्वेस्टिंग शोन मतलब बोते समय 10 से 15 डिग्री सेल्सियस और काटते समय यह 20 से 22 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। तो इस तरह से दोस्तों इसके लिए 50 सेंटीमीटर वर्षा। देखिए वर्षा इसमें क्या है कि इसको सिंचाई करके पानी निकाल भी दिया जाता है, ज़्यादा देर तक पानी रहता है तो इसकी जड़ें सड़ जाती हैं, इस कारण से ज़्यादा जल की आवश्यकता इसको नहीं होती है। दोस्तों इसमें भी चीन का प्रथम स्थान है, भारत का द्वितीय स्थान है। भारत में जैसे उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश ये प्रमुख उत्पादक राज्य हैं गेहूं के। इसी तरह से तीसरे स्थान पर रूस है दोस्तों। अब आता है बात मक्का का, तो मक्का जो है मेज यह सेमी एरिड क्लाइमेट क्रॉप है, यानी अर्ध उष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा है दोस्तों। सबसे ज्यादा अमेरिका में होता है, अमेरिका का पूरा मक्का कॉर्न बेल्ट ही है दोस्तों। वहां पर जो वहां का जो कॉर्न होता है बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। कहा जाता है कि वहां जो शुगर उद्योग है उसके लिए वहां पर मक्का उन लोगों को खिला करके मांस में वृद्धि होती है, इसलिए सबसे ज्यादा उसमें प्रयोग किया जाता है। और दूसरे स्थान पर दोस्तों चीन है, तीसरे पर ब्राजील है, ध्यान रखेंगे। और दलहन में हमारा देश है पल्सेस, जिसमें चना, उड़द, मूंग, अरहर ये सब आ जाता है, तूर, तो ये सब जो फसलें हैं पल्सेस के अंतर्गत आती हैं। दूसरे स्थान पर पोलैंड है, यूरोपियन कंट्री है जिसकी राजधानी वारसा है। और यूनाइटेड किंगडम है तीसरे स्थान पर। इसी तरह से आते हैं मूंगफली, ग्राउंड नट जिसे कहते हैं दोस्तों, चीन। देखिए आंकड़ों में अगर आप कंफ्यूजन हो रहा है, रिस्क ले सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर क्वेश्चन पे चूंकि निगेटिव मार्किंग रहती है, तो चीन प्रथम स्थान पर है, भारत दूसरे स्थान पर। और भारत में भी सबसे ज्यादा मूंगफली का उत्पादन कहाँ होता है? गुजरात में होता है। और तीसरे स्थान पर दोस्तों नाइजीरिया है, या अफ्रीका महाद्वीप के वेस्ट कोस्ट पर स्थित देश है जिसकी राजधानी आबुजा है। इसी तरह से सोयाबीन देखिए विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक अमेरिका है, दूसरे ब्राजील है, तीसरे पर अर्जेंटीना है। और भारत में सबसे बड़ा सोयाबीन का उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है दोस्तों। यानी 80% जो एग्रीकल्चर लैंड है सोयाबीन का वह मध्य प्रदेश है, यानी 80% उत्पादन में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र करते हैं सोयाबीन का उत्पादन, ध्यान रखेंगे। फिर आता है गन्ना, शुगर केन। दोस्तों गन्ना सबसे अधिक हमारे देश में उत्तर प्रदेश में होता है। चीनी के उत्पादन में प्रथम स्थान महाराष्ट्र का है। इसी तरह से देखिए गन्ना के उत्पादन में ब्राजील का प्रथम स्थान है, लेकिन विश्व में चीनी के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। इसी तरह से ब्राजील में दोस्तों रेसीफे शहर है, ध्यान रखना रेसीफे, इसको गन्ना पोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो दूसरे स्थान पे गन्ना है। इसके लिए भी ध्यान रखना, भारत में पूछा जा सकता है कि भारत की कौन सी फसल सबसे अधिक इरिगेटेड, यानी सबसे ज़्यादा सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध है। यानी 92% जो पार्ट है इरिगेटेड है, यानी कह सकते हैं कि यह सिंचाई के साधन वाले क्षेत्रों में ही गन्ना का उत्पादन होता है। और तीसरे स्थान पे दोस्तों चीन है। इसी तरह से आते हैं कपास के उत्पादन में, तो कपास में चीन प्रथम स्थान पर है, भारत दूसरे स्थान पर, अमेरिका
तीसरे स्थान पर है दोस्तों। जैसा कि पहले अमेरिका हुआ करता था, पूरी कॉटन बेल्ट हुआ करती है, इसके लिए पाला रहित रातें होनी चाहिए। और जैसे भारत में दोस्तों कपास के लिए सबसे महत्वपूर्ण राज्य कौन सा है, तो महाराष्ट्र और गुजरात है। चूंकि यह काली मृदा में उगाया जाता है, ब्लैक सॉयल में, जिसे रेगुर सॉयल या कॉटन सॉयल या सेल्फ प्लॉइंग सॉयल के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो इसीलिए देखिए कि महाराष्ट्र के जो मुंबई शहर को कोटोनोपोलिस कहा जाता है, सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, या पूर्व का बोस्टन, बोस्टन कहाँ है, अमेरिका में है, तो वो पूरा बेल्ट है, कपास बेल्ट। तो इस तरह से, और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर दोस्तों कोयम्बटूर को कहा जाता है। तो यह कपास हो गया। इसी तरह से जूट के उत्पादन के लिए दोस्तों क्या है, बहुत ज़्यादा मात्रा में इसके लिए जल आवश्यक है। निचला डेल्टाई क्षेत्र आवश्यक होता है, यानी 300 सेंटीमीटर तक वर्षा होनी चाहिए, 35 से 37 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। तो ये कहाँ होगा, हमारे नदी घाटी क्षेत्र यानी निचला क्षेत्र। इसीलिए सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में जूट का उत्पादन किया जाता है दोस्तों। उसके बाद बिहार, असम में भी होता है। तो इस तरह से भारत और बांग्लादेश के बीच में कड़ी प्रतिस्पर्धा रहती है। हालांकि अभी भी नंबर 1 पर भारत है, दूसरे नंबर पर बांग्लादेश है, तीसरे पे चीन है। फिर आता है बात केले का। तो केला बनाना दोस्तों, केले में सबसे प्रथम स्थान भारत का है वर्तमान में, चीन दूसरे स्थान पर, इंडोनेशिया तीसरे स्थान पर है दोस्तों। तो केला का जैसे कि आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र, दक्षिण भारत, तमिलनाडु, इन सब, कर्नाटक, इन सब क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की केले की प्रजातियां पाई जाती हैं। इसी तरह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में इक्वाडोर, वहां पर भी केले का उत्पादन ज़्यादा मात्रा में होता है, जिसकी राजधानी क्विटो है। अब बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है मसाले, स्पाइसेस। जैसे अपने केरल को मसालों का घर कहा जाता है, यानी हमारे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक विभिन्न प्रकार के मसाले, यानी केसर से लेकर के कार्डेमम तक, उत्तर से दक्षिण सब चीज़ें हमारे देश में पाई जाती हैं। तो भारत सबसे प्रमुख स्थान है, दूसरे स्थान पर टर्की है, तीसरे पे बांग्लादेश आ गया है। इसी तरह से नारियल, कोकोनट, जो कि सैलाइन सॉइल में उगाया जाता है दोस्तों, लवणीय मृदा में, और इसके अंदर पानी देखते हैं मीठा रहता है। तो यह तटीय क्षेत्रों में उगाया जाता है। भारत में सबसे अधिक उत्पादन केरल, तमिलनाडु, जो तटीय राज्य हैं वहाँ पर होता है। तो इस तरह से प्रथम स्थान इंडोनेशिया का है, दूसरे पे फिलीपींस है, और तीसरे पे हमारा भारत है। इसी तरह से चाय दोस्तों, चाय भी कह सकते हैं कि यह घाटी क्षेत्रों में, यानी 800 टू 1800 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, यानी पहाड़ी ढालों पर, इसके लिए ज़्यादा वर्षा तो आवश्यक होती है, लेकिन वर्षा का पानी, वाटर लॉगिंग नहीं होनी चाहिए। अगर वाटर लॉगिंग हो गई तो इसके जो पौधे हैं वह नष्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए पहाड़ी क्षेत्रों पर उगाया जाता है। और सबसे फेमस है असम में, यानी भारत का जो 75% चाय का उत्पादन होता है वह नॉर्थ ईस्ट यानी असम में होता है। सूरमा वैली सुना होगा, सूरमा घाटी इज फेमस फॉर टी कल्टीवेशन, ध्यान रखेंगे दोस्तों। इसी तरह से 20 अब बचा 75 पे 25%, तो 20% दक्षिण भारत में नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र में होता है, एंड 5% जो होता है चाय का उत्पादन अल्मोड़ा, कांगड़ा, इस जगहों पर उत्पादन किया जाता है। इसी तरह से विश्व में चीन का प्रथम स्थान है, भारत का दूसरा, केनिया में भी चाय का उत्पादन होता है, श्रीलंका में भी चाय का, ये सब प्रमुख उत्पादक देश हैं दोस्तों, ध्यान रखना। इसके बाद आता है कॉफ़ी में। कॉफ़ी ब्राज़ील 151 यानी 150 सालों से पहले नंबर पर काबिज है दोस्तों। यहाँ पर कॉफ़ी के बागानों को फजेंडा कहा जाता है, पहले भी बता चुका हूँ दोस्तों। यही कारण है कि यहाँ का जो साओ पोलो, जो कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है, इसे ब्राज़ील का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। तो इसे ब्राज़ील में कॉफ़ी का मंडी कहा जाता है, साओ पोलो को। और वहीं एक सेंटोस शहर है दोस्तों, देखना मैप में, उसे कॉफ़ी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। और साओ पोलो तथा सेंटोस के बीच के रेल मार्ग को कॉफ़ी रेल मार्ग कहा जाता है। दूसरे स्थान पर इंडोनेशिया है, तीसरे स्थान पर वियतनाम है। हमारा भारत छठे स्थान पर आता है। और दोस्तों आपको बता दूं, हमारे भारत में कॉफ़ी, इसके लिए भी 250 सेंटीमीटर वर्षा, और ये भी पहाड़ी क्षेत्रों में, यानी 1800 मीटर के पहाड़ी क्षेत्रों, पहाड़ी ढलानों पर ये उगाया जाता है। बाबा बुदन की पहाड़ी कहाँ है, नीलगिरी के, जो कह सकते हैं नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेट्टा है, आपको बताया ही हूँ। उसी के ऊपर थोड़ा बढ़ेंगे, बाबा बुदन की पहाड़ियाँ कर्नाटक में स्थित हैं। और कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भारत का कर्नाटक ही है दोस्तों। तो इस तरह से भारत कॉफ़ी अरेबिका, कॉफ़ी लाइबेरिका, कॉफ़ी रोबस्टा, सभी प्रकार के कॉफ़ी का उत्पादन करता है। चूँकि वैश्विक स्तर पर कॉफ़ी अरेबिका की मांग बहुत ज़्यादा है।
ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब आते हैं अंगूर में, तो चीन का प्रथम स्थान है, इटली दूसरे स्थान पर और अमेरिका का तीसरा स्थान है। इस तरह से आज हमने करीब 16 जो है आंकड़ों को दिया, इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके आपको बताते रहेंगे। अब बात करते हैं आप लोगों के सेक्शन में जो लगातार बहुत ही अच्छा उत्तर दे रहे हैं। 31 दिसंबर यानी 2020 में उत्तर देने वालों में सरबर्था बनर्जी, ओलेक्स सेनु, आशुतोष कुमार, मधु आशुतोष, विवेकानंद पारिदा, राजेश कुमार, बहात यूनुस, अफसरा, अभिषेक झा, सूरज उपाध्याय, एन जायसवाल, नरेंद्र धाकड़, सोमेंदु, ज्ञान रंजन साहू, अश्विन प्रभा, अभिषेक अचवाले, भक्ता, सौरभ चौधरी, विकी, राजेश कुमार बता ही दिया, शुभम रघुवंशी, संजय नेगी, सत्यमूर्ति गौर, देसी जाट, मुस्कान शेख, विश्वजीत कुशवाहा, इतने लोगों ने कमेंट और आंसर दोनों दिए हैं। तो इस तरह से आशा करता हूं कि आज भी आप लोग बहुत ही अच्छा उत्तर देंगे और बहुत ही अच्छे प्रश्न आए हुए हैं। तो पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, हाउ मेनी पीपल विल बी एबल टू लॉग इन टू द न्यू वेबसाइट ऑफ IRCTC, यानी अब नई वेबसाइट में एक साथ कितने लोग लॉग इन कर सकेंगे। पहले 40,000 था, 1 लाख लोग, 3 लाख, 5 लाख या 7 लाख लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रिसेंटली इन विच वैली ऑन मणिपुर नागालैंड बॉर्डर फॉरेस्ट फायर हैव काज ग्रेट डैमेज टू द एनवायरनमेंट। दोस्तों हाल ही में मणिपुर और नागालैंड सीमा पर स्थित किस घाटी में जंगल की आग ने पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाया है? मरखा घाटी है, जूको घाटी है, चुम्बी घाटी है, ये न्योरा घाटी है। और दोस्तों इन चारों घाटियों को आपको याद रखना है, अभी मैं नहीं बताऊंगा। अगर आज आप लोग बता देंगे इन चारों घाटी के बारे में तब, नहीं तो कल मैं डिस्कस जरूर कर दूंगा। नेक्स्ट है दोस्तों तीसरा क्वेश्चन, भारत में वैक्सीन लगाने की शुरुआती लक्ष्य कितने करोड़ लोगों का है? जो लक्ष्य रखा गया है, हाउ मेनी करोड़ ऑफ पीपल आर इनिशियल टारगेट ऑफ वैक्सीन इन इंडिया, यानी 20 करोड़ का लक्ष्य रखा है कि 25 करोड़ लोगों को, या 30 करोड़ या 35 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हेन वाज द लिस्ट ऑफ फैसिलिटीज रिलेटेड टू द एग्रीमेंट ऑन द अटैक अगेंस्ट न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान साइन? दोस्तों भारत पाकिस्तान के बीच परमाणु प्रतिष्ठानों के खिलाफ हमले पर समझौते से संबंधित सुविधाओं की सूची पर हस्ताक्षर कब किया गया था? 31 दिसंबर 1886 या 88 या 90 या 1992 में। तो इन्हीं चारों में से आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरिया की राजधानी क्या है? बेरूत, दमिश्क, अम्मान या अंकारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का अध्यक्ष कौन बना? सोमा मंडल, उमेश सिन्हा, अनिल कुमार चौधरी या प्रदीप कुमार? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे रेलवे बोर्ड का चेयरमैन एवं CEO नियुक्त किया गया है? विनोद कुमार यादव, सुनीत शर्मा, अनिल कुमार या योगेंद्र यादव? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन एशिया में सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं? जोंग शान या जैक मा या मुकेश अंबानी या रतन टाटा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बचे 2 टेस्ट मैचों के लिए भारत का उप कप्तान किसे बनाया गया है? रोहित शर्मा, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे या KL राहुल को? एंड अंतिम प्रश्न है, सोयाबीन के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किस देश का है? भारत, अमेरिका, अर्जेंटीना या ब्राजील? तो इस तरह से इन 10 प्रश्नों के उत्तर सीख दीजिएगा। दोस्तों आशा करता हूं कि आज का भी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। प्लीज अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।